friends, my name is Honey and again welcome to my channel. मिर्जापुर और पाताल लोक जैसी वेब सीरीज आपने जरूर देखी होगी और उसको देखते देखते आपने उनमें कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो विदाउट लाइसेंस गन चलाते हैं, जब मर्जी आए किसी को भी शूट कर देते हैं। उसके बाद आपने जरूर ये सोचा होगा कि ये लोग कैसे कर लेते हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? चलिए छोड़िए, मूवीज की और वेब सीरीज की बात छोड़िए, उसमें होता है। रियल लाइफ में भी लास्ट ईयर एक ऐसा केस आया था जिसका नाम था विकास दुबे, जिसने पुलिस वालों के हथियार भी छीन लिए थे और उन हथियारों के साथ उन्होंने कुछ गलत भी किया था। इट मीन्स कि उनके पास कुछ इलीगल हथियार थे, उनके फ्रेंड्स के पास यानी उनके साथियों के पास भी कुछ इलीगल हथियार थे और उन्होंने जबरदस्ती पुलिस को शूट भी कर दिया था। उसके बाद जरूर आप लोगों ने भी सोचा होगा क्या सीरियसली ऐसा होता है? क्या आप भी रख सकते हैं ऐसे लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस ये गन एंड ऑल? और अगर रख लिया तो क्या होगा? वैसे बता दूं तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते आप। विदाउट लाइसेंस गन रखना बहुत ही बड़ा अपराध है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम 7 इयर्स की जेल हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। वो आपके अपराध पर डिपेंड करता है और उसके बाद इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का जो है वो गन रखा हुआ है। अब अगर आप गन रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक वैलिड रीजन और वैलिड पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए चाहिए होता है एक लाइसेंस। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि गन खरीदना चाहते हैं आप, बहुत इजीली खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एक लाइसेंस। उस लाइसेंस के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। तो वो रीजन क्या क्या है जो आपको बताते हैं कि यस यू कैन परचेज अ लाइसेंस, यू कैन परचेज अ गन लाइसेंस। और ऐसी क्या क्या बातें, ऐसी बात नहीं आपने एक बार लाइसेंस खरीद लिया, उसकी वैलिडिटी कंप्लीट होने से पहले ही आपका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी कंडीशंस बताने वाले हैं जिससे आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है, आपको कैसे लाइसेंस मिल सकता है, लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, लाइसेंस कितने टाइप का होता है, कौन सी बंदूकें आपको अलाउ होंगी, कौन से हथियार आप रख पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने विदाउट लाइसेंस गन रख ली तो उसकी क्या क्या सजा हो सकती है और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग बंदूक और इन सब वेपन्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आ सकती है। और उसके बाद प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसकी पूरी कार्यवाही की लाइसेंस क्या। गन और बहुत सारे वेपन्स जो भी यूजेबल होते हैं पुलिस के पास, तो आप सबने देखे होंगे पुलिस के पास होते हैं। और जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं यानी कि सेना होती है, जो फोर्सेस होती हैं आर्मी एंड सबके पास भी होती हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि एक सिटीज़न भी इन सब चीज़ों को रख सकता है, बट उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन एक बात, जो गुंडे बदमाश होते हैं जो बिना फालतू में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं सिर्फ अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, वो गुंडे बदमाशों की श्रेणी में ही आ गए। वो नहीं रख सकते जो गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और एक लाइसेंस जो बनवाना होता है गन लेने से पहले वो कैसे मिलता है, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और हु इज़ एलिजिबल टू गेट अ लाइसेंस फॉर गन, और किन किन वजहों से जो आपका गन का जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है। और अगर आपने विदाउट लाइसेंस गन रखी तो उसके लिए क्या क्या सज़ा आपको मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर गन का लाइसेंस कौन कौन लोग ले सकते हैं। एक एक्ट होता है जिसका नाम है आर्म्स एक्ट 1959। उसके तहत इंडिया का कोई भी सिटीज़न अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस लेकर वेपन्स और ये गन्स एंड ऑल है जो वो रख सकता है। और ये गन का लाइसेंस जिनसे मिलता है, ऐसे ही कुछ लोगों को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें एक है राज्य का गृह मंत्रालय और जिलाधिकारियों को वो शक्ति दी गई है। वैसे तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस है, लेकिन अगर किसी इंसान को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चाहिए, उसे लगता है कि हर टाइम मुझ पर खतरा बना रहता है और पुलिस मेरी मदद करने के लिए नहीं आ सकती एट द टाइम, तो वो हथियार रख सकता है।
तो टोटली ये जो हथियार है, जो जनरल लोग भी रख सकते हैं, वो सेल्फ डिफेंस के पर्पस से ही लिया जाता है और उसको उसी पर्पस से दिया जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हथियार रखकर हम किसी को ज़बरदस्ती धमका रहे हैं या सोशली हम नुमाइश कर रहे हैं कि हमारे पास हथियार एंड ऑल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। उसके ऊपर बहुत ही गहरा ये अपराध माना जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। और उसके अलावा सेल्फ डिफेंस के साथ ही जो लोग शूटिंग करते हैं, निशानेबाजी के जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और ये इसके स्टार्स हैं, वो भी ले सकते हैं। और जो लोग आर्मी, नेवी और इन सब सेनाओं में काम कर चुके हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इसका लाइसेंस लेकर हथियार रख सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर खतरा रहता है अपनी जान को लेकर। तो उसके बाद बात आती है कि जब हम लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है उसे कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। ये इसलिए चाहिए होता है, ये जो सर्टिफिकेट है इसलिए नीड होती है इसकी, ताकि जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं वो मानसिक रूप से सही हैं या नहीं है, उनका मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है कि हथियार लेने के बाद वो कुछ भी कर बैठे, इसलिए उनके पूरी बॉडी की भी चेकअप की जाती है। दूसरा एड्रेस प्रूफ। अगर लाइसेंस लेने वाले ने कोई गलत तरीके से अपराध कर दिया गया है या उसके बंदूक से कोई गलत गोली चल गई है, तो उस एड्रेस की मदद से हम उसके एड्रेस तक पहुंचा जा सकता है। जो ये एड्रेस प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद लाइसेंस लेने की एक एज लिमिट होती है, तो एज लिमिट का जो एज का है वो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है नॉल। उसके बाद जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसका नाम है इनकम सर्टिफिकेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उससे आपका स्टेटस का पता लगाया जा सकता है। और संपत्ति की जानकारी, आपका एक जितनी भी संपत्ति है उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद लोन या उधार ले रखा है तो उस बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी, यानी उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आपका कोई स्पेशल प्रोफेशन है या आप जॉब करते हैं, इन सब की भी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। साथ ही आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त ये भी बताना होगा कि आपको हथियार आखिर चाहिए कैसा। हथियार बहुत टाइप्स के होते हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको कौन सा हथियार दिया जाता है या किसके लिए आपको अलाउ किया जाता है हथियार। जैसे कि आपको पिस्टल चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए, ये छोटे वाले हथियार चाहिए या फिर राइफल जैसे बड़े हथियार चाहिए, इन सब की जानकारी आपको कंप्लीट देनी पड़ेगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद अब बात आती है कि गन का जो लाइसेंस होता है वो मिलता कैसे है, उसके लिए क्या करना पड़ता है और कहाँ जाना पड़ता है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। वो एप्लीकेशन कैसी होती है वो भी हम आपको बताएंगे। इसका फॉर्म होता है, पर्टिकुलरली एक प्रोफॉर्मा होता है, फॉर्म होता है। ये जिसे भी लाइसेंस चाहिए होता है उसे उसी जगह के डीएम के पास उसके ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होती है। अगर पुलिस कमिश्नरेट का इलाका है तो कमिश्नर को अर्जी जाएगी, जिसमें बंदूक रखने की वजह आपको प्रॉपर्ली बतानी होगी। जैसे जान का खतरा है आपको, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके पर्पस काफ़ी हो सकते हैं, या फिर सार्वजनिक हस्ती हैं, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। साथ ही किस तरह का हथियार आपको चाहिए ये जानकारी आपको उस एप्लीकेशन में कंपलसरी बतानी होगी। ये सारी जानकारियाँ आपको फॉर्म के साथ में ही बतानी होगी। फॉर्म में पर्पस कॉलम्स होते हैं उनमें आपको बतानी होगी। डीएम के पास ये एप्लीकेशन आने के बाद डीएम उस लाइसेंस की एप्लीकेशन को चेक करवाने के लिए एसपी के ऑफिस में भेज देता है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है जिसने लाइसेंस अप्लाई किया है उसके एरिया के थाने में जाता है। जैसे कि जयपुर में आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के पर्टिकुलर थाने में वो एप्लीकेशन जाएगी आपका बैकग्राउंड चेक करवाने के लिए। जैसे ही थाने में एप्लीकेशन आती है उस एप्लीकेंट का पूरा ऊपर से नीचे तक वेरिफिकेशन होता है कि उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं चल रहा है कहीं, या कितनी बार उसका नाम आया है, कोई उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और उसके बाद उसके पर्टिकुलर परमानेंट एड्रेस की भी जानकारी होती है, उसका कामकाज कैसा, उसका बैकग्राउंड कैसा है, या उसका कोई क्रिमिनल ऑफेंस पहले से तो नहीं चल रहा है या आगे कोई चल सकता है, क्योंकि पड़ोसियों से इसकी सब जानकारी ले ली जाती है। ये सब वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन को
उसी ज़िले के, यानी जयपुर में रहते हैं तो जयपुर ज़िले के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजा जाएगा। जिस भी ज़िले में हैं आप, वहाँ के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजा जाता है। यहाँ पर भी जो एप्लीकेंट है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता लगाया जाता है और वहाँ पर ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती है जो थाने में आपके साथ जो वेरिफिकेशन हुआ था, उस वेरिफिकेशन के बारे में वापस से जांच की जाती है कि वो वेरिफिकेशन सही है या नहीं है, या उन्होंने कहीं किसी तरीके की घूस तो नहीं खाई है। ये सब जांच होने के बाद एप्लीकेशन को एसपी ऑफिस में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और एसपी ऑफिस में जाने के बाद सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो कंप्लीट हो जाती हैं और उसके बाद फाइल को डीएम के पास वापस भेज दिया जाता है, यानी जहाँ से फाइल आई थी उसे वहीं भेज दिया जाता है। जो इंसान लाइसेंस बनवा रहा है ना, उस इंसान की ऊपर से नीचे तक सारी जांच होती है। उसके बाद इंटेलिजेंस विभाग में भी उसकी जांच होती है ताकि ये पता लगा जा सके कि कोई साइबर क्राइम में तो ये इंसान शामिल नहीं था। उसके बाद बात आती है इंसान को लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो डीएम होता है वो जो भी पूरी रिपोर्ट्स होती है उसकी एक फ़ाइल बनाता है, उसके बाद उसको एनालाइज करता है, उसके बाद वो फैसला करता है कि लाइसेंस देना है या नहीं देना है। वो चाहे तो आपको लाइसेंस दे सकता है, अगर आपके रिकॉर्ड्स ख़राब आए हैं तो आपको लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड्स ख़राब नहीं आए हैं, डीएम के पास ये भी अधिकार होता है कि वो आपको लाइसेंस ना दे, तब भी वो आपका लाइसेंस जो है वो नहीं दे सकता। ये तो हो गई साधारण व्यक्ति की बात। उसके बाद अगर जो लोग निशानेबाजी जैसे खेलों में शामिल हैं, उन्हें भी लाइसेंस के लिए एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद अपने जो खेल है उसकी जानकारी देनी पड़ती है कि उन्होंने वो खेल कब से स्टार्ट किया, कब ख़त्म करना है, उनको कब तक खेलना है, ये सब है जो वो उनको बताना होता है। वहीं फोर्सेस से रिटायर्ड हुए लोगों को भी लाइसेंस लेने के लिए उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होता है जहां पर उन्होंने काम किया है, जिसके जरिए वे भी डीएम को अर्जी देकर लाइसेंस हथियार ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनके लिए, और लाइसेंस मिल गया तो वेल एंड गुड है। लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद अब आगे क्या करना है, अब हम आपको वो बताते हैं। अब बात आती है, आपके पास लाइसेंस आ गया, लेकिन अब बंदूक भी आपको लेनी होगी। बंदूक की कीमत लगभग 80,000 से स्टार्ट होती है और कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन बंदूक बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप बंदूक लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो चलिए वो बताते हैं आपको। बंदूक आप सिर्फ वहीं से ले सकते हैं जिस डीलर के पास लाइसेंस हो। ये लाइसेंस भी, इसकी अलग प्रक्रिया होती है, ये लाइसेंस भी सरकार के द्वारा ही जो है उनको दिया जाता है। जहाँ से आप बंदूक लेने जा रहे हैं वहाँ आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी, अपना लाइसेंस, अपना एड्रेस एंड ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर फिर से देने होंगे। आपकी ऊपर से नीचे तक पूरी जानकारी है जो वो उनके पास रहेगी, उस डीलर के पास रहेगी। जहाँ आप रहते हैं वहाँ के संबंधित पुलिस स्टेशन में भी पूरी जानकारी होती है कि उस एरिया के कितने लोगों के पास लाइसेंस है। ये तो हो गई बंदूक की बात। उसके बाद बात आती है बंदूक में डाली जाने वाली गोलियों की। उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस होता है। हथियार आपको मिल गया, लेकिन बिना बंदूक की गोलियों के आप हथियार का यूज़ नहीं कर सकते। गोली मिलने का भी एक फिक्स कोटा होता है, ऐसे नहीं आप बहुत सारी गोलियां ले रहे हैं, कब मर्जी आए चला रहे हैं, उसका भी एक फिक्स कोटा होता है। एक साल में सिर्फ एक इंसान 200 गोलियां ही ले सकता है, 200 गोलियों का कोटा होता है, लेकिन एक बार में 100 से ज़्यादा गोलियां आप नहीं ले सकते। वैसे हर स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं गोलियों के बारे में भी, लेकिन एक प्रॉपर है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि 100 से ज़्यादा गोलियां एक बार में एक इंसान नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा गोलियां। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपकी गोलियां ख़त्म हो जाती है तो आप फिर से ले सकते हैं। लेकिन गोलियां जब आप सेकंड टाइम लेने जाते हैं, आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो आपसे जो पूछताछ की जो कोटा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको एक रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन करना होगा कि कौन सी गोली आपने कब खर्च की। जो छोटे मोटे पर्पज़ के लिए अगर आपने गोलियां खर्च कर भी दिए तो आपको वो गोलियां वापस से अलॉट हो जाती है। जैसे आपने, कोई किसान है अपने खेतों में जानवरों को भगाने के लिए, या कोई शिकारी है उसने
उसने ये सब गोलियां यूज़ कर ली इन सब चीज़ों में, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए। वो रिकॉर्ड एक बार चेक होता है, उसका क्रॉस चेक होता है, उसके बाद ही आप लोग क्या हैं दूसरी गोलियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि शादी ब्याह में या दिखावे के लिए आपने अपनी गोलियों का यूज़ किया है, तो जो है वो आपको नहीं मिल सकती गोलियां न्यू। फिर बात आती है कि जो ये लाइसेंस आपने अप्लाई किया है बंदूक के लिए, वो कितने दिन में आता है। लाइसेंस मिलने का कोई टाइम पीरियड है जो वो डिसाइड नहीं होता है। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोसेस होता है। तो अलग अलग हथियार के लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, और लोगों के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। कुछ लोगों की जानकारी का पता लगाने में 1 महीना लगता है, 1 महीने में भी लाइसेंस मिल जाता है, नहीं तो इसके लिए पूरा साल भी चला जाता है। इसका कुछ पता नहीं होता, कुछ डिसाइड नहीं होता कि इतने दिनों में आपको लाइसेंस है जो वो मिल जाएगा। फिर बात आती है कि लाइसेंस जो है ये बंदूक का, वो आप कब तक रख सकते हैं। बंदूक का लाइसेंस था वो पहले 3 साल के लिए मिलता था, लेकिन अब सरकार ने लाइसेंस की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी है, अब 5 साल कर दी है। 5 साल के बाद फिर से रिन्यू करवा सकते हैं आप लाइसेंस को, लेकिन रिन्यू करवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल होती है, और कहीं आपने पहले लाइसेंस लेकर उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं किया, उसके साथ कोई मिसयूज़ नहीं किया, ये सब जानकारी होती है। रिन्यू करवाने में भी सेम प्रोसेस लगता है। फिर बात आती है कि कितनी बंदूक एक आदमी रख सकता है। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदूक रख सकता है। इसके लिए 2019 में कानून बनाया गया था कि 2 से ज़्यादा बंदूक आप नहीं रख सकते। फिर बात आती है कि सेल्फ डिफेंस के पर्पज़ से आपने जो लाइसेंस बनवाया है बंदूक का, बंदूक आप रख सकते हैं, लेकिन इसका भी एक कोटा होता है कि क्या आप अपनी सिटी में ही बंदूक का यूज़ कर सकते हैं या आप बाहर जाकर भी बंदूक का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी लाइसेंस की जो होती है ड्यूरेशन वो अलग अलग होती है। लाइसेंस के भी टाइप होते हैं। उस लाइसेंस मिलने के बाद एक उसकी लिमिटेशन होती है। जो लाइसेंस जारी होता है वो स्टेट लेवल का नहीं होता है, वो सिर्फ सिटी लेवल का होता है। इट मीन्स आप जिस सिटी में रहते हैं वो उसी सिटी का होता है। और अगर आप दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, आप लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसकी भी पूरी डिटेल्स जो भी हैं पूरी जांच पड़ताल होती है। फिर जो जिला अधिकारी है उसकी सिफारिश लगती है, उसके बाद ही जो है होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय का अधिकार आता है, और वहीं से लाइसेंस पे आपका जो है वो ठप्पा लगकर आता है। वैसे अदर स्टेट का लाइसेंस है वो सिर्फ संसद यानी पार्लियामेंट के लोगों को और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों को, रिटायर्ड डिफेंस जो कि ऑफिसर है उनको, और बाकी सेवाओं के जो अधिकारी हैं, नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको ही होता है। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में वर्क करने वाले हैं या पब्लिक सेक्टर के कंपनीज के जो मालिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, इसके अलावा उनको अपनी पूरी ज़रूरत दिखानी होगी कि या तो उनका जो व्यापार है वो दूसरे राज्यों में चलता है, वो ट्रैवल करते ही रहते हैं, उसके बाद ही उनको नेशनल लाइसेंस मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है, कह नहीं सकते कि मिल ही जाएगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये जो डिसीज़न है ये गृह मंत्रालय का ही होगा। लाइसेंस के हथियार की जो फीस होती है वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। जयपुर में यानी कि राजस्थान में ये फ़ीस 1100 रुपये है। अब बात आती है कि लाइसेंस मिलने के बाद क्या शर्तें होती है, आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या क्या होता है। जैसे कि कहा भी गया है कि अगर आपके पास शक्ति आ गई, आपके पास कोई पावर आ गई, यानी कि आपके पास अगर बंदूक रखने की पावर आ गई, तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अब ये जो लाइसेंस रख तो लिया, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको फॉलो आउट करने होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट बात जो होती है, लाइसेंस का जो लाइसेंस होता है हथियार का, उसका इस्तेमाल, उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। किसी को शादी में दिखावा करना है, या हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, हमारे पास पावर है, रुतबा है, ये साबित करने के लिए आप इस लाइसेंस का और बंदूक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी शादी ब्याह, पार्टी या फंक्शन में, या अपना खुशी का आपका कोई भी मौका है उसका आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी को डराना है, किसी को धमकाना है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है और बंदूक है तो आप किसी को डरा धमका नहीं सकते।
और जिस इंसान के नाम पर लाइसेंस है, बंदूक सिर्फ वही चला सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने बंदूक किसी और को दे दी और उसने चला दिया। वो भी सिर्फ किसी और की रक्षा के लिए नहीं चला सकता, वो सिर्फ खुद की रक्षा के लिए ही बंदूक जो है वो चला सकता है। लाइसेंस को आप किसी और को बेच नहीं सकते, यानी ब्लैक मार्केटिंग इस लाइसेंस की नहीं हो सकती। शिकार के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अपना ऐसे ही मनोरंजन या किसी को दिखाने के लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते। और ये लाइसेंस आ जाने के बाद आप ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आप सोसाइटी में गुंडागर्दी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल विकास दुबे के साथ हुआ था, उसने ये अपना जो लाइसेंस तो था भी नहीं उसके पास, और उसने अपने हथियारों का उपयोग एक गुंडागर्दी के लिए किया था, जो कि बिल्कुल गलत था। ये सारे जो रूल्स हैं उनका फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप रूल्स फॉलो करें, आपने कुछ दबा नहीं है आपके ऊपर। फिर भी अगर गृह मंत्रालय जो आपको कहता है कि अगर आपका लाइसेंस हम रद्द कर रहे हैं, तो वो कुछ भी करके अपना लाइसेंस रद्द करवा भी सकते हैं, आपका लाइसेंस वो रद्द करवा सकते हैं। इसका मतलब ये कि प्रशासन जब कहे तब हथियार को थाने, पुलिस लाइन या गन स्टोर में जमा करवाना होगा। ऐसा अक्सर चुनावों के समय होता है। और अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं होता है तो लाइसेंस एनी हाउ किसी भी समय आपसे वापस लिया जा सकता है। इसमें लाइसेंस धारक को सज़ा भी हो सकती है। इसके तहत लाइसेंस हथियार से किसी दूसरे की जान खतरे में डालने पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये सज़ा होती है अगर आपने किसी को डराया धमकाया या आपकी वजह से किसी की जान चली जाती है। तो आपके पास लाइसेंस है या जिसके पास भी लाइसेंस है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है? अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा होने पर लाइसेंस और बंदूक दोनों चीज़ें उस इंसान की जिसकी मौत हो गई है उसको थाने में जमा करवाना होगा, या इसके अलावा बंदूक स्टोर या पुलिस लाइन में भी जमा करवा सकते हैं। और देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हथियार हैं वो यूपी में यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर 13 लाख लोगों के पास हथियार हैं और उन सबके पास लाइसेंस है। इसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर, फिर उसके बाद आता है पंजाब का नंबर, यानी कि ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हथियार यूज़ में लिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो हमने आपको ऊपर बता दिए हैं। उसके अलावा जो फॉर्म होता है उसके जो लिंक्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे। उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं मेंशन कर देती हूँ। और रेफरेंस लिंक हैं, यानी कि इस कानून के काफ़ी सारे नियम हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और वो भी जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे उसके लिंक्स हैं जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप उनके थ्रू भी रिटन फॉर्म में देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपको समझ नहीं आई हो कोई बात, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सारी सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। और हम लौटेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कानून के साथ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी कानून पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।